चैप्टर 81 दोस्तों, पिछली रात बारिश में भीगने की वजह से पंखुड़ी की तबीयत बिगड़ गई थी और उसी दौरान आदित्य और पंखुड़ी के रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया। धीरे धीरे सुबह का सूरज अपनी रोशनी खिड़की से कमरे के अंदर फैला रहा था। सनलाइट सीधी उस बेड पर गिर रही थी जहां आदित्य और पंखुड़ी सो रहे थे। आदित्य करवट लेकर सो रहा था और पंखुड़ी उसकी बाहों में एक छोटे से मासूम खरगोश की तरह सिमटी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, पर वो मासूमियत और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। धीरे धीरे पंखुड़ी की नींद खुली। सर में हल्का सा दर्द था, तो उसने अपने सिर को दबाते हुए उबासी ली और उठकर बैठ गई। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर जैसे ही कल रात के सारे पल याद आए, उसके गाल लाल हो गए। उसकी नजरें झुक गईं, क्योंकि सब कुछ उसे याद था। हर वो लम्हा जो आदित्य और उसके बीच गुजरा। वो हल्के से चादर हटाती है और अपने शरीर को देखती है। पूरे बॉडी पर हल्के हल्के लव बाइट्स थे, आदित्य के छोड़े हुए निशान, जिन्हें देखकर वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसकी नज़र आदित्य पर जाती है, जो अब भी बेफिक्र नींद में सो रहा था। पीठ उसकी तरफ थी। पंखुड़ी धीरे से बेड से उठी। उसके कदमों में हल्की लड़खड़ाहट थी, पूरे बॉडी में पेन था। उसने अपने बिखरे हुए कपड़े इकट्ठे किए और बाथरूम की ओर बढ़ गई। बाथरूम ज्यादा बड़ा नहीं था। अंदर एक बड़ा सा बाथटब रखा था जिसमें पानी भरा था, और पास ही एक छोटी सी वुडन चेयर थी। पंखुड़ी धीरे से वहां बैठ गई और अपने शरीर को पानी से धोते हुए कल रात की सारी बातें याद करने लगी। हर याद उसके चेहरे पर कभी शर्म, कभी हल्की सी मुस्कान ला रही थी। नहाने के बाद उसने अपने कपड़े बदल लिए। रात में जो क्लोथ्स गीले हो गए थे, वो अब तक सूख चुके थे। उसने उन्हें पहनकर खुद को शीशे में देखा। चेहरे पर अभी भी रात का असर झलक रहा था, पर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। आखिर अब उनकी जिंदगी किस नए मोड़ पर जाएगी? क्या आदित्य और पंखुड़ी का ये रिश्ता और मजबूत होगा या फिर नई मुश्किलें सामने आएंगी? आदित्य की नींद खुल चुकी थी। उसने जल्दी से अपनी ट्रैक पैंट्स पहन ली थी और फुर्सत से बैठा हुआ था। आदित्य की आदत थी कि सुबह सुबह वर्कआउट करे, इसलिए वो बाहर निकलकर पंडित जी के फ़ोन से अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है। थोड़ी देर बाद वो पंखुड़ी के पास आता है और कहता है, मेरा असिस्टेंट 1 घंटे में यहाँ आ जाएगा, फिर हम दोनों वापस निकलेंगे। पंखुड़ी अभी अभी बाथरूम से बाहर आई थी। उसके दिल में हल्का डर था कि शायद आदित्य कल रात की बातें छेड़कर उसे फिर टीज करेगा। लेकिन जब आदित्य ने कुछ भी नहीं कहा, तो पंखुड़ी ने एक लंबी रिलीफ वाली सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा है, आज उसने मुझे तंग नहीं किया। इतने में दूर नॉक होता है। आदित्य तुरंत अपनी शर्ट पहनकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। पंखुड़ी दूर खोलती है तो सामने पंडित जी की पत्नी खड़ी होती हैं। वे कहती हैं, बेटा, कोई आपसे मिलने आया है, आपके बारे में पूछ रहा है। आदित्य मुस्कुराकर समझ जाता है कि उसका असिस्टेंट पहुंच चुका है। वो कहता है, जी, वो मेरा ही आदमी है, हमें यहाँ से ले जाने आया है। पंडित जी की पत्नी सिर हिलाकर कहती हैं, ठीक है बेटा, मैं मंडप की तरफ जा रही हूँ, तुम लोग आराम से निकल जाना। की पत्नी खड़ी होती हैं। वे कहती हैं, बेटा, कोई आपसे मिलने आया है, आपके बारे में पूछ रहा है। आदित्य मुस्कुराकर समझ जाता है कि उसका असिस्टेंट पहुंच चुका है। वो कहता है, जी, वो मेरा ही आदमी है, हमें यहाँ से ले जाने आया है। पंडित जी की पत्नी सिर हिलाकर कहती हैं, ठीक है बेटा, मैं मंडप की तरफ जा रही हूँ, तुम लोग आराम से निकल जाना। आदित्य बाहर निकल जाता है, जबकि पंखुड़ी एक बार फिर मुड़कर पंडित जी की पत्नी के पास जाती है। वो उनके हाथों को पकड़कर बहुत ही भावुक स्वर में कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी मदद की, रात को अपने घर में हमें ठहराया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। पंडित जी की पत्नी मुस्कुराती हैं और पंखुड़ी के गालों को प्यार से छूकर कहती हैं, अरे बेटा, इसमें धन्यवाद कैसा, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए मैंने ये सब किया। पंखुड़ी की आंखें भर आती हैं। वो धीरे से उनके पैरों को छूती है और कहती है, आप अपना ख्याल रखिएगा। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी और आदित्य दोनों कार में बैठते हैं। कार स्टार्ट होती है और उनके सफ़र की दिशा बदल जाती है। अब उनकी मंजिल है रॉयल पैलेस। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जब पंखुड़ी और आदित्य रॉयल पैलेस पहुंचेंगे, तो क्या वहां उनका स्वागत पहले जैसा होगा, या फिर नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही होंगी? जानने के लिए जुड़े रहिए क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल के अगले धमाकेदार चैप्टर के साथ। चैप्टर 82-1 पंखुड़ी और आदित्य की कार धीरे धीरे रॉयल पैलेस के ग्रैंड एंट्रेंस पर आकर रुकती है। सबसे पहले आदित्य उतरता है और सीधा अंदर की तरफ बढ़ता है। पंखुड़ी भी उसके पीछे पीछे एलिगेंट अंदाज में पैलेस के हॉल की ओर चल देती है।
जैसे ही पंखुड़ी की नज़र हॉल में बैठी दादी माँ पर पड़ती है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वहीं दादी माँ की नज़र जैसे ही पंखुड़ी पर जाती है, उनके चेहरे पर भी खुशी साफ झलकती है। पंखुड़ी सीधी दादी माँ के पास पहुंचकर उनके पैरों को छूती है और आशीर्वाद लेती है। दादी माँ उसे प्यार से सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं। ईश्वर तुम्हें संतान सुख दे। ये सुनकर पंखुड़ी का चेहरा एकदम रेड पड़ जाता है और वो शर्मा कर सिर झुका लेती है। तभी पीछे से हिमांशु शरारत करते हुए कहता है, हाँ दादी, आपने बिल्कुल सही आशीर्वाद दिया है, मुझे भी जल्दी से जल्दी मामा बनना है। इतना सुनते ही दादी माँ और हिमांशु दोनों जोर से हंसने लगते हैं। इसी बीच आदित्य भी हॉल में आता है। वो सीधा दादी माँ की ओर देखते हुए कहता है, दादी माँ, प्लीज़ मेरा ब्रेकफास्ट जल्दी से रेडी करवा दीजिए, मुझे अर्जेंट ऑफिस जाना है, बैक टू बैक मीटिंग्स लाइंड अप हैं। दादी माँ हंसते हुए जवाब देती हैं, मुझसे क्यों करवा रहा है, अब तेरी बीवी आ गई है, सारा काम वही करेगी। आदित्य भी हल्की सी मुस्कान देकर कहता है, ठीक है दादी माँ, आप ही बोल देना उससे। और फिर वो अपने रूम की तरफ ऊपर चला जाता है। तभी पंखुड़ी कहती है, दादी माँ, मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। लेकिन दादी माँ तुरंत मना करती हैं, नहीं बेटा, अभी तो तुम सफ़र करके आई हो, कल से देख लेना सब कुछ, आज आराम करो। पंखुड़ी फिर भी इंसिस्ट करती है, नहीं दादी माँ, मुझे बिल्कुल थकान नहीं है, प्लीज़ मुझे करने दीजिए। आखिरकार दादी माँ उसकी ज़िद के आगे मान जाती हैं। पंखुड़ी सीधे किचन की तरफ जाती है और सोचती है, आज सबके लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ। वो डिसाइड करती है कि पूरे परिवार के लिए खीर बनाएगी। साथ ही आदित्य के लिए अलग से हेल्दी डाइट ब्रेकफास्ट तैयार करती है, जिसमें फ्रूट्स, मिल्क और एक गिलास फ्रेश जूस शामिल होता है। थोड़ी देर में जब ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है, तो पंखुड़ी नौकर की मदद से सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजवाती है। धीरे धीरे पूरा परिवार ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाता है। सब लोग पंखुड़ी की बनाई खीर खाते हैं और उसकी जमकर तारीफ करते हैं। वाह बेटा, खीर तो लाजवाब बनी है। पर आदित्य हमेशा की तरह चुप रहता है। उसने एक शब्द भी तारीफ में नहीं कहा। खाना खत्म होते ही वो अपना जैकेट उठाता है और फ़ोन पर किसी अर्जेंट कॉल में बात करता हुआ बाहर निकल जाता है। पंखुड़ी उसे जाते हुए चुपचाप देखती रह जाती है। उसके दिल में हल्का सा खालीपन महसूस होता है। इसके बाद वह दादी माँ के पास जाती है और उनसे अपने सफ़र के बारे में बातें करती है। साथ ही जो प्रसाद वो मंदिर से लाई थी, वो पूरे परिवार में बांटती है। फिर थोड़ी देर बाद पंखुड़ी अपने रूम में लौट जाती है, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। अब सवाल यह है कि आदित्य का कोल्ड बिहेवियर कब तक चलता रहेगा? क्या पंखुड़ी अपने प्यार और केयर से उसका दिल जीत पाएगी? शाम का टाइम हो चुका था। पंखुड़ी अपने रूम में इधर उधर टहल रही थी। मन में हल्की सी घबराहट थी। सोच रही थी, आज मुझे आदित्य से अपनी पढ़ाई के बारे में बात करनी ही होगी। तभी उसे नीचे हॉल से कुछ हलचल सुनाई दी। वो क्यूरियोसिटी में बाहर निकलकर देखती है। नीचे हॉल में राखी रॉय और उनकी कुछ हाई सोसाइटी फ्रेंड्स बैठी थीं। उनके सामने स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स रखे थे और सब मिलकर किटी पार्टी जैसा माहौल एंजॉय कर रही थीं। पंखुड़ी ने सोचा, सुबह मम्मी जी से ठीक से बात ही नहीं हो पाई थी, अब उनसे मिल लेती हूँ। वो अपनी मासूम मुस्कान के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरती है और सीधी राखी रॉय के पास जाकर उनके पैर छूती है। मम्मी, सुबह आपसे ठीक से मुलाकात नहीं हो पाई थी। राखी रॉय ने उसे देखा और चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन अपने फ्रेंड्स के सामने कंट्रोल करते हुए हल्की सी मुस्कान दी। तभी उनकी एक फ्रेंड बोली, अरे राखी, ये तो तुम्हारी बहू है ना, आदित्य की वाइफ? राखी रॉय ने मजबूरी में मुस्कुराकर कहा, हाँ। फिर दूसरी फ्रेंड बोली, बहुत ही संस्कारी लग रही है, पर बताओ तो, आदित्य ने इसे कहाँ से ढूंढ लिया? तीसरी ने ताना मारा, असल में इसका स्टैंडर्ड तुम्हारी फैमिली से बिल्कुल मैच नहीं करता। समझ नहीं आता आदित्य की नज़र इस पर कैसे पड़ी। और चौथी ने तो सीधा कह दिया, वैसे भी आजकल की लड़कियां रिच बॉयज़ को फंसाने के लिए अपनी अदाओं का यूज़ करती हैं। पंखुड़ी सब सुन रही थी। उसने सब सहन किया, कुछ बोलना नहीं चाहा, लेकिन ये देखकर उसका दिल और टूट गया कि राखी रॉय सब सुनकर भी चुप थीं। बल्कि उनकी आंखों में हल्का सा सैटिस्फैक्शन झलक रहा था। धीरे धीरे पंखुड़ी के अंदर गुस्सा भरने लगा। उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। वो सब इंसल्ट सहन कर रही थी, लेकिन जब उनकी बातें उसके खानदान और सेल्फ रिस्पेक्ट तक पहुंच गईं, तो वो चुप नहीं रह सकी। पंखुड़ी ने गहरी नज़र से सबको देखा और काम बट फर्म वॉइस में बोली, आप सब मेरी औकात पर सवाल उठा रही हैं, तो सुन लीजिए, मेरी असली पहचान ये है कि मैं आदित्य रॉय की पत्नी हूँ। और आदित्य रॉय की वाइफ की इंसल्ट करना मतलब खुद आदित्य की इंसल्ट करना है। और आप सब जो यहाँ बैठे हैं, वह भी आदित्य रॉय का ही पैलेस है। और आदित्य राय की पत्नी की औकात डिसाइड करने वाला यहाँ कोई नहीं हो सकता और किसी
की औकात नहीं है, तो प्लीज अगली बार सोच समझकर बात कीजिएगा। ये कहकर पंखुड़ी ने अपनी आंखों में आग जैसी चमक लिए उन सब की तरफ देखा और फिर वहां से सीधी चली गई। उसके कदम मजबूत थे, लेकिन दिल बहुत भारी था। सबसे बड़ी तकलीफ उसे इस बात की थी कि राखी रॉय ने अपने फ्रेंड्स को चुप कराने की कोशिश तक नहीं की, जबकि पंखुड़ी अब उसी खानदान की इज्जत थी। आंखों में आंसू लिए पंखुड़ी अपने रूम की तरफ ऊपर चली गई। तो दोस्तों, क्या ये तकरार अब जिंदगी भर के लिए पंखुड़ी और राखी रॉय के बीच बनी रहेगी, या हालात बदलकर दोनों को करीब लाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए क्रूल बिलियनर लव इनोसेंट गर्ल के अगले चैप्टर के साथ। चैप्टर 83 दोस्तों, अब तक आपने देखा कि राखी रॉय और पंखुड़ी के बीच गहरी तकरार हो चुकी है। अब आगे सुनते हैं कहानी में क्या हुआ। पंखुड़ी अपने रूम में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो स्ट्रॉन्ग लड़की थी, मगर कोई भी लड़की हर चीज सह सकती है, पर जब उसके खानदान पर उंगली उठे, बार बार इंसल्ट हो, तो सहना मुश्किल हो जाता है। वो एक लंबी सांस लेती है और अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। तभी नॉक नॉक दरवाजे पर दस्तक होती है। पंखुड़ी तुरंत खुद को संभालती है। दरवाजा खोलती है। सामने नौकर खड़ा था। मालकिन, दादी माँ ने आपको बुलाया है। पंखुड़ी ने हल्की मुस्कान के साथ हाँ कहा और दादी माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई। धीरे से दूर खोलती है तो देखती है दादी माँ बेड पर बैठी हैं। आंखों पर चश्मा लगा हुआ है और हाथ में एक किताब। पंखुड़ी धीरे धीरे उनके पास जाकर कहती है, दादी माँ, आपने बुलाया था? दादी माँ मुस्कुरा देती हैं। हाँ बेटा, आओ बैठो। पंखुड़ी उनके पास बेड पर बैठ जाती है। फिर दादी माँ कहती हैं, हमारे यहाँ रस्म होती है, दर्शन के बाद पगफेरा की रस्म। मैंने तुम्हारे घर वालों से बात कर ली है। तुम्हारे मामा का बेटा आज रात 8 बजे तुम्हें लेने आएगा और कल रात 8 बजे आदित्य तुम्हें वापस लेने आ जाएगा। ये सुनते ही पंखुड़ी की आंखों में चमक आ जाती है। अपने घर जाने की बात से वो खुश हो गई। और वैसे भी आज दिन भर जो तमाशा हुआ था, उसके बाद वो अपने माँ बाप से मिलना चाहती थी। सिर हिलाकर हाँ कहती है और फिर वापस अपने रूम में चली जाती है। धीरे धीरे रात होने लगती है, पर आदित्य अभी तक नहीं आया था। पंखुड़ी बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी। बार बार कॉल भी लगाया, लेकिन आदित्य ने एक भी कॉल पिक नहीं किया। वो मन ही मन सोच रही थी, ये डेविल कितना बिजी रहता है, इतना काम करता है कि मेरी कॉल तक नहीं उठाता। दादी माँ की आवाज आती है, पंखुड़ी, तुम्हारे मामा का बेटा आ गया है। पंखुड़ी धीरे धीरे नीचे उतरती है। उसने रॉयल ब्लू कलर की हैवी साड़ी पहनी हुई थी, मैचिंग ज्वेलरी के साथ। देखते ही लग रहा था कि वो बड़े खानदान की बहू है। वो नीचे आती है, सोफे पर बैठे पारस जी के पैर छूती है। दादाजी, अब चलती हूँ। पारस जी आशीर्वाद देते हैं और प्यार से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे बिना तो ये घर हर पल सूना लगता है। तुमसे ही घर की शोभा बढ़ती है। जल्दी लौट आना। पंखुड़ी मुस्कुरा देती है, सिर झुकाकर दादी माँ के भी पैर छूती है। दादी माँ आशीर्वाद देती हैं, खूब खुश रहो, सदा सुहागन रहो। फिर पंखुड़ी अपने मामा के बेटे के साथ बाहर निकलती है और कार में बैठ जाती है। उसका दिल खुश था, पर एक कसक भी थी। वो सोच रही थी, आज रात मैं आदित्य से बात करना चाहती थी, पर वो आया ही नहीं। और जब उसे पता चलेगा कि मैं घर नहीं हूँ, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? कार धीरे धीरे रॉय पैलेस से दूर निकल जाती है और पंखुड़ी का मन सवालों से भर जाता है। तो दोस्तों, क्या आदित्य को जब ये खबर मिलेगी कि पंखुड़ी पैलेस में नहीं है, तो वो गुस्सा करेगा, या इस बात से दोनों की डिस्टेंस और बढ़ेगी? अब तक आपने देखा कि पंखुड़ी अपने मायके चली गई थी पगफेरा की रस्म के लिए। अब आगे सुनिए। आदित्य अपने ऑफिस के काम में पूरी तरह डूबा हुआ था। वो इतना बिजी इंसान था कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला। लोगों को तो उसकी सक्सेस दिखती थी, मगर उसके पीछे की मेहनत और जुनून किसी ने नहीं देखा। यही कारण था कि वो इंडियाज़ मोस्ट रिचेस्ट मैन कहलाता था। वो फाइल दर फाइल निपटाता गया, लेकिन जब उसने अचानक घड़ी की तरफ देखा, तो उसके चेहरे पर हल्की सी नाराज़गी झलक गई। आज तो बहुत लेट हो गया, उसने खुद से कहा। वो अपनी टेबल से उठा और मर्सिडीज की कीज उठाते वक्त उसकी नज़र एक छोटे से गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। यही गिफ्ट वो पंखुड़ी के लिए लेकर आया था। गहरी सांस लेकर वो सोचता है, उसे ये सरप्राइज दूंगा। फिर अपनी लग्जरी कार स्टार्ट करता है और सीधे अपने रॉयल पैलेस की तरफ बढ़ जाता है। कार पैलेस के ग्रैंड गेट पर आकर रुकती है। आदित्य तेजी से उतरता है और सीधे अपने रूम की ओर बढ़ता है। दिल बेचैन था, बस पंखुड़ी को देखने की ख्वाहिश थी। वो धीरे से रूम का दूर खोलता है, लेकिन अंदर जाकर उसकी नज़रें ठहर जाती हैं। कमरा खाली था, बस पंखुड़ी के सामान नीटली रखे हुए थे, मगर पंखुड़ी खुद कहीं नजर नहीं आ रही थी। आदित्य के माथे पर हल्की शिकन आई। मन ही मन बोला, कहाँ गई होगी ये? बाथरूम में है शायद। वो चेक करता है, पर बाथरूम भी खाली था।
अब उसके गुस्से का पारा चढ़ रहा था, लेकिन खुद को कूल डाउन करते हुए उसने सीधा दादी माँ के रूम की ओर कदम बढ़ाए। वो नॉक करता है। दादी माँ उस समय बेड पर बैठी थीं और सोने की तैयारी कर रही थीं। क्या हुआ बेटा? उन्होंने चश्मा उतारते हुए पूछा। आदित्य ने सीधा सवाल किया। पंखुड़ी कहाँ है दादी? दादी माँ हल्की मुस्कान के साथ बोलीं। वो तुम्हें बहुत कॉल्स कर रही थी, लेकिन तुमने पिक ही नहीं किया। उसने मुझे बताया पगफेरा की रस्म के लिए अपने मायके गई है। कल रात 8 बजे तक लौट आएगी। तुम उसे लेने चले जाना। इतना कहकर दादी माँ ने दूर बंद कर लिया। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। गुस्सा अब अपने आप पर आ रहा था। क्यों इतना बिजी था काम में कि उसका एक भी कॉल पिक नहीं कर पाया। उसका दिल बेचैन था। वो धीरे धीरे वापस अपने रूम की तरफ लौट आया। कैजुअल ड्रेस पहनकर बेड पर लेट गया, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार उसने कबर्ड खोला और वहां से पंखुड़ी की एक ड्रेस निकाल ली। उस ड्रेस को अपनी बाहों में दबाकर लेटा। पंखुड़ी की खुशबू उसकी सांसों में समा गई। उस खुशबू ने उसे सुकून तो दिया, मगर नींद नहीं आई। वो बस बेचैन रहा, आंखें मूंदी और उसका ख्याल करता रहा। दूसरी तरफ पंखुड़ी भी अपने मायके में बेड पर लेटी थी। माँ बाप से मिलकर वो खुश तो थी, लेकिन रात गहराते ही उसके दिल में कसक उठी। उसे भी आदित्य की याद सता रही थी। वो करवट बदलती रही, मगर नींद उसे भी नसीब नहीं हुई। दोस्तों, क्या ये बेचैनी दोनों को और करीब लाएगी, या फिर कल रात कुछ ऐसा होगा जो उनकी कहानी को नई दिशा देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए चैप्टर 83 भाग 2 के बाद आने वाले अगले रोमांचक चैप्टर में। चैप्टर 84 मायके की सुबह और तैयारी। पुष्पणकाल। सुबह की हल्की हल्की धूप जब खिड़की से कमरे में घुसी, तो पंखुड़ी पहले से जाग चुकी थी। माँ बाप के हाथों से हुई मीठी मीठी बातें अभी कानों में गूंज रही थीं। माहौल में हल्का सा उत्साह था। आज पगफेरे का दिन था। आज वह अपने मायके से कुछ समय बिता के बाद विदा होकर पति के साथ नए जीवन की तरफ कदम बढ़ाने वाली थी। पंखुड़ी के पापा जल्दी उठकर पंखुड़ी से बहुत बातें की। उन्होंने फिर पंखुड़ी के सर पर प्यार हाथ रखा और बोले, बेटा, शाम 6 बजे मैं आ जाऊंगा, तब तक तुम तैयार रहना। पंखुड़ी ने अपने पिता की आंखों में देखा, मुस्कुराई और कहा, ठीक है पापा। उनके गालों पर एक प्रणय भरा चुंबन देकर पंखुड़ी ने कहा, आप जा सकते हैं, चिंता मत करना। पापा ने उसे एक बार फिर गोद में उठाकर आशीर्वाद दिया और घर से निकल गए, ऑफिस के काम में फंसे हुए पर बाय बाय कहकर। वर्षा जी, माँ रसोई से आकर बोलीं, चलो बेटी, नाश्ता कर लेते हैं, आज का दिन होगा लंबा। माँ बेटी ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया। चाय की प्याली, ताज़ा पराठे और हल्का सोटेड सब्जी। पंखुड़ी ने माँ से हर छोटी बड़ी बात शेयर की, शादी की टेंशन से लेकर नए घर की छोटी छोटी चीज़ों तक। लेकिन एक बात उसने माँ से नहीं बताई, राखी राय वाली बात, जो पैलेस में हुई थी। उसे पता था कि अगर यह बात वर्षा को पता चली तो माँ बहुत दुखी हो जाएंगी और यह खुशी का दिन बिगड़ सकता है। इसलिए पंखुड़ी ने बस मुस्कुराहट दी और सब कुछ सामान्य रखा। वर्षा जी ने बहुरूपीय तरीके से माँ गृहस्थी के छोटे छोटे टिप्स दोहराए। बेटी, अपने हाथ मन को साफ रखना, किचन में टाइम मैनेजमेंट सीखना, घर में हॉस्पिटैलिटी कैसे रखनी है। और पंखुड़ी कटोरी कटोरी प्यार से सुनती रही। माँ की आंखों में थोड़ी सी नरमाई थी, वही माँ जो आज अपनी लड़की को विदा कर रही थी, पर उसे पूरा भरोसा भी था कि पंखुड़ी अपने नए घर में भी वही सिंप्लिसिटी और हार्ट रखेगी। समय निकला। माँ ने कहा, चलो अब थोड़ी टाइम निकालकर मॉल चलते हैं, कुछ लास्ट मिनट शॉपिंग हो जाएगी। पंखुड़ी के चेहरे पर खुशी के फूल खिल गए। वे दोनों निकले पास के मॉल की तरफ। शहर की हलचल, दुकानों की चमक और रंग बिरंगे कपड़ों की लाइनें, सब ने पंखुड़ी का दिल खींच लिया। उन्होंने कई साड़ियों पर ट्राई किया, हर एक पर माँ ने तारीफ की और कहा, ये तेरे ऊपर बहुत जचेगी। आखिर में उन्होंने कुछ स्पेशल कपड़े चुने, एक हल्का पेस्टल ग्रीन सलवार सूट, एक गोल्ड बॉर्डर वाली साड़ी और एक खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज। पंखुड़ी की आंखों में खुशी थी और माँ की मुस्कान में संतोष। शॉपिंग के बाद दोनों ने सड़क किनारे एक छोटी सी स्टॉल पर बैठकर पानी पूरी खाई। ऐसा मसालेदार पनीपुरी की मुंह लाल हो गया और दोनों जोर जोर से हंसती रहीं। चटपटा, तीखा, मीठा, मज़ा भी खूब आया और थोड़ी सी मिर्चियों ने उनकी हंसी और भी ज्यादा तेज कर दी। पूरे दिन की थकान और एक्साइटमेंट लिए वे घर लौटी। घड़ी ने 6 बजते ही संकेत दिया कि शाम करीब आ चुकी है। घर पहुंचे तो सालों की उम्र की यादों से भरा घर जैसे और भी वार्म लग रहा था। वर्षा जी ने कहा, 8 बजे दामाद आएंगे, तुम्हें कुछ खास बनाना होगा। पंखुड़ी ने थोड़ी घबराहट भरी, लेकिन मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, मैं सब संभाल लूंगी। फिर दोनों ने तुरंत काम शुरू किया, क्योंकि वे जानती थीं कि अच्छा डिनर और तरीके से रखा हुआ टेबल किसी भी फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। रसोई में काम का माहौल मज़ेदार और ऑर्गेनाइज था। वर्षा जी चॉपिंग, टेम्परिंग और सीजनिंग में महारत दिखा रही थीं, तेज तेज हाथों से हर चीज़ कटती
तड़का में रफ्तार और हाथों में अनुभवी रिदम। पंखुड़ी ने अपने हाथ संभाले, डो गूंदना, रोटीज बेलना, ग्रेवी में प्याज का गोल्डन ब्राउन होना देखकर उसके हाथों में एक न्यू कॉन्फिडेंस आया। उन्होंने डिस्कस किया कि मेन्यू क्या रहेगा, हल्का पर स्वादिष्ट, ताज़ा रोटियां, मीठी दाल, दाल तड़का, शाही पनीर की एक हल्की ग्रेवी, सीजनल सब्जी, जीरा राइस और एक स्पेशल डिज़र्ट, गाजर का हलवा, जिसे वर्षा जी की रेसिपी के मुताबिक स्लो कुक्ड किया जाएगा। पंखुड़ी ने किचन के छोटे छोटे कामों में मदद की। मसाले भुनने से लेकर गैस पर कपड़े का प्रेशर आयन करना, सब कुछ मां के साथ टीम वर्क में हुआ। रसोई में हर घड़ी के साथ खुशबू फैली, गरम गरम मसाले, घी की सुगंध, हल्के हल्के स्टीम उभरते हुए पकवान, सब ने घर को त्योहार सा बना दिया। पंखुड़ी के मन में भी हल्की सी उत्सुकता थी और साथ ही नर्वसनेस की। क्या दामाद को ये पसंद आएगा? माँ ने उसे संभाला, थोड़ा अप्लॉस किया। बेटी, तू संभाल लेती है, रहना सब ठीक होगा। 7:30 होते होते टेबल सेट हो गया, फ्रेश नैपकिन्स, हल्की सी फ्लावर्स की अरेंजमेंट, दादी के पसंदीदा पुरानी सर्विंग सेट, सब कुछ रेडी। पंखुड़ी और वर्षा जी फाइनल टच देकर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। यह उनकी छोटी सी टीम थी, उनका पहला शादी के बाद का कोलैबोरेशन एज बहू और माँ और बेटी का। वो रात के 8 बजे का इंतजार करने लगे। घर में धीरे धीरे ताजगी और एंटिसिपेशन की साइलेंट एक्साइटमेंट थी। पंखुड़ी अपने दिल में एक मिक्सचर महसूस कर रही थी, खुशियाँ, थोड़ी सी चिंता और बहुत सा प्यार। माँ ने हाथ पकड़कर कहा, बेटी, आज के बाद तेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है, अपनी स्माइल हमेशा बरकरार रखना। पंखुड़ी ने सिर झुकाया और मन ही मन आंसू रोक लिए और फिर किचन के पास से हल्का सा कदम आगे बढ़ाकर फाइनल चेक किया। गैस ऑफ, लाइट्स रेडी, फ्लावर्स फ्रेश। दोस्तों, ये सुबह से शाम का सफर था, माँ बेटी का एक इंटीमेट डे, जिसमें छोटे छोटे लम्हों ने बड़ी यादें बनाई। अब सब कुछ तैयार है, दामाद के आने की लास्ट कॉल बस कुछ ही मिनटों में। क्या यह मीटिंग साबित करेगी कि प्यार और फैमिली का स्वाद दोनों साथ रह सकते हैं? रात के ठीक 8 बज चुके थे। ड्राइंग रूम में पंखुड़ी के पापा बैठे हुए थे। घड़ी की टिक टिक मानो उनके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। हर बीतते मिनट के साथ उनकी नज़र बार बार दीवार पर टंगे पेंडुलम पर चली जाती। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दामाद का इंतजार भी था और साथ ही बेटी के बिछड़ने का एहसास भी। तभी अचानक डोरबेल की ट्रिंग ट्रिंग आवाज़ गूंजी। पापा फौरन उठे और तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने वही। तभी अचानक डोरबेल की ट्रिंग ट्रिंग आवाज़ गूंजी। पापा फौरन उठे और तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने वही शख्स खड़ा था, जिसकी मौजूदगी पूरे घर को एक अलग ही रौनक दे देती थी। आदित्य। सामने से आते हुए उसने हल्की मुस्कान के साथ झुककर पापा के चरण छुए। पापा के चेहरे पर भी बरसों का अपनापन उतर आया। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई बेटा? उन्होंने नर्म आवाज में पूछा। आदित्य ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं पापा, सब स्मूथ था, कोई परेशानी नहीं हुई। उसी पल अंदर किचन से बर्तनों की खनखनाहट थमी और वर्षा जी जल्दी जल्दी कदमों से बाहर आईं। उनके हाथों में चाय की ट्रे और कुछ गर्मा गर्म स्नैक्स थे। आदित्य ने तुरंत उठकर उन्हें भी प्रणाम किया। वर्षा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। धीरे धीरे सब सोफे पर बैठ गए। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, मगर आदित्य की आंखें बार बार सीढ़ियों की तरफ खिंच रही थीं। उसकी बेचैनी साफ दिख रही थी। और तभी धीरे धीरे सीढ़ियों पर पायल की हल्की छन छन सुनाई दी। सुनते ही सबकी नज़र उस ओर उठ गई। पंखुड़ी नीचे उतर रही थी। उसने गोल्डन क्रीम कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसके चौड़े बॉर्डर पर कढ़ाई की चमक दीपकों की रोशनी में और भी जगमगा रही थी। उसके लंबे बाल हल्के से खुले थे, जिनका झुकाव उसकी गर्दन की नज़ाकत को और निखार रहा था। हर कदम जैसे कोई संगीत बजा रहा हो। आदित्य की नज़रें उस पर अटक गईं, मानो कमरे की बाकी सब चीज़ें धुंधली हो गई हों और सिर्फ एक ही चेहरा उसके सामने साफ साफ चमक रहा हो, उसकी पंखुड़ी। पंखुड़ी ने जैसे ही आदित्य की गहरी ठहरी हुई नज़रों को पकड़ा, उसकी सांसें थम सी गईं। दोनों की नज़रें आपस में ऐसे मिली जैसे सदियों से बातें करने को तरस रही हों। करीब 10 मिनट तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, बिना कुछ कहे। उन आंखों में शिकायत भी थी, मोहब्बत भी, और एक अनकही बेचैनी भी। आदित्य ने फिर झेप कर नज़रें पापा की तरफ मोड़ लीं, ताकि कोई उस पल को पकड़ न ले। लेकिन वो एहसास, वो बिजली सी छुअन दोनों के दिलों में दर्ज हो चुकी थी। इसी बीच वर्षा जी ने माहौल को हल्का किया। चलो सब, अब डिनर कर लेते हैं, टाइम हो गया है। सब डाइनिंग टेबल की ओर बढ़े। पंखुड़ी ने सबकी प्लेटें सजाईं, और आदित्य की प्लेट तो उसने अपने हाथों से बड़े प्यार से सेट की। आदित्य ठीक उसके बगल में आकर बैठा जब खाना परोसा जाने लगा। उसी बीच आदित्य ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और पंखुड़ी की उंगलियों को कसकर पकड़ लिया।
उसका स्पर्श इतना गर्म और गहरा था कि पंखुड़ी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आदित्य ने अपने अंगूठे से उसकी हथेली को हल्के हल्के सहलाना शुरू कर दिया। पंखुड़ी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी पलकें झुक गईं और होठों पर हल्की मुस्कान बिखर गई। चेहरे पर शर्म और खुशी का मिला जुला रंग था। गाल टमाटर से लाल हो उठे। आसपास लोग बातें कर रहे थे, हंसी ठिठोली चल रही थी, लेकिन उनके बीच का ये साइलेंट केमिस्ट्री सब कुछ दबा चुका था। उनका छोटा सा स्पर्श मानो सैकड़ों अल्फाज से ज्यादा गहरा था। डिनर खत्म हुआ। आदित्य ने गहरी आवाज में कहा, पापा, अब मैं चलता हूँ, काफी रात हो चुकी है। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। बस इतना सुनते ही पंखुड़ी की आंखें नम हो गईं। विदाई का वक्त हमेशा कठिन होता है। अपने मायके से, अपने बचपन की गलियों से फिर जुदा होना उसे तोड़ रहा था। वो दौड़कर पापा के गले से लिपट गई। पापा, उसकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई। पापा ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। फिर माँ की ओर बढ़ी। वर्षा जी ने उसे गले लगाया। आंखें भीग गईं, लेकिन तुरंत खुद को संभालकर बोली, बस बेटी, रोना बंद करो, अब तुम्हारे पति आए हैं तुम्हें लेने। यही तुम्हारा असली घर है। पंखुड़ी ने आंसू पोंछे, सिर हिलाया और भारी मन से कार की तरफ बढ़ी। आदित्य पहले से ही दरवाज़ा खोलकर खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं इंतज़ार कर रहा था। पंखुड़ी बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में अनगिनत सवाल गूंज रहे थे। क्या आज की रात वो आदित्य से अपने दिल की सारी बातें कह पाएगी, या फिर ये अनकहा रिश्ता यूं ही उसकी आंखों में कैद रह जाएगा? दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे क्या होगा? क्या पंखुड़ी अपनी मोहब्बत, अपनी कसक आदित्य के सामने जाहिर कर पाएगी, या फिर उसकी बातें दिल में ही दबी रह जाएंगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल दिल। चैप्टर 85 अ नाइट टू रिमेंबर 1। रात का सन्नाटा। घड़ी की सुई जैसे ही 12 बजने का इशारा कर रही थी, तभी काले रंग की कार धीरे धीरे रॉय पैलेस के विशाल गेट के सामने आकर रुकी। गेट पर लगी सुनहरी लाइट्स पूरे महल को किसी सपनों की दुनिया जैसा चमका रही थीं। लंबे सफ़र और मायके की रस्मों ने पंखुड़ी को थका जरूर दिया था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। माँ पापा से मिलकर उसे जो सुकून मिला था, वो उसकी थकान को भी हल्का कर रहा था। आदित्य ने जैसे ही उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में वही चमक थी। अब तुम फिर से मेरी हो, हमेशा के लिए। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे तक पहुंचे। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा और फूलों की हल्की सी खुशबू ने उनका स्वागत किया। पंखुड़ी ने बिना देर किए अपनी अलमारी खोली और मुलायम कपड़े वाला नाइट ड्रेस निकालकर चेंजिंग रूम की ओर बढ़ गई। उसकी हर चाल में एक सुकून था, मानो वो अब अपने सुरक्षित घोंसले में लौट आए हो। दूसरी तरफ आदित्य भी पास वाले ड्रेसिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद दोनों थके मगर संतुष्ट से अपने बेड पर आकर लेट गए। कमरे में बस हल्की पीली रोशनी थी और बाहर से आती झींगुरों की आवाज़। आदित्य ने तकिए पर सिर रखते ही पंखुड़ी की ओर देखा। पंखुड़ी चुपचाप छत की ओर देख रही थी, शायद आज के सारे लम्हों को याद कर रही थी। आदित्य ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। थक गई हो ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। पंखुड़ी ने हल्की सी मुस्कान दी। थोड़ी सी, लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा है। उसके लफ्जों में वो अपनापन था जो आदित्य को भीतर तक छू गया। उसने और पास खिसककर उसके माथे पर एक प्यारी सी किस रखी। पंखुड़ी ने भी धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर सुकून और हल्की सी लाज की परछाई थी। उस रात दोनों ने ज्यादा बातें नहीं की, बस एक दूसरे की मौजूदगी, हाथों की गर्माहट और दिल की धड़कनों का साथ ही काफी था। कमरे में सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में ही हजारों अनकहे अल्फाज छिपे थे। वो रात सच में अ नाइट टू रिमेंबर बन गई। पंखुड़ी रात भर इतनी थक चुकी थी कि तकिए पर सिर रखते ही नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। उसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी, जैसे कोई बच्चा चैन से सो रहा हो। होंठ हल्के खुले थे और नींद में भी उसकी सांसों की मधुर लय कमरे में एक अजीब सा सुकून फैला रही थी। आदित्य ने अपनी आंखें बंद करने से पहले आखिरी बार पंखुड़ी को देखा। ये लड़की मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दौलत है। वो हल्के से उसके और पास सरक आया, उसकी नर्म हथेली अपनी हथेली में ले ली और बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। जैसे ही पंखुड़ी उसके दिल की धड़कन से लगी, आदित्य की आंखों में भी नींद उतर आई। अगली सुबह चेरी ब्लॉसम, सूरज की हल्की किरणें पर्दों के बीच से छनकर कमरे में फैल रही थीं। हवा में गुलाब की खुशबू और बाहर से आती चिड़ियों की चहचहाहट उस सुबह को और भी खास बना रही थी। पंखुड़ी सबसे पहले उठी। उसने धीरे से उठकर नहा धो लिया। हल्की सी तैयार होकर जब वापस बेड पर बैठी तो उसकी नज़र बाथरूम की तरफ टिक गई। आदित्य अब तक अंदर था। उसका इंतजार करते करते उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पता नहीं ये कब तक सोते रहते हैं, वो मन ही मन सोच रही थी। तभी अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खुला और सामने का नज़ारा देख
पंखुड़ी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आदित्य ताज़ा ताज़ा नहाकर सिर्फ एक सफ़ेद टॉवल में बाहर आया था। ऊपर से उसकी चौड़ी छाती, चौड़े कंधे और परफेक्टली कट सिक्स पैक एबीएस पर अब भी पानी की बूंदें चमक रही थीं। बाल हल्के गीले थे और उनसे टपकता पानी उसके गले से होते हुए सीने तक बह रहा था। पंखुड़ी की आंखें एक पल के लिए वहीं अटक गईं, फिर झट से नजरें झुका लीं। उसके गाल लाल हो गए, मानो किसी ने उस पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दी हों। वो शर्माते हुए बोली, तुम ऐसे कैसे बाथरूम से बाहर निकल सकते हो? आदित्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। आंखों में शरारत थी। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? पंखुड़ी और भी झेप गई। उसने तकिए को कसकर पकड़ लिया और धीरे से बोली, अच्छा बुरा कुछ नहीं, बस ऐसा कोई करता है क्या? आदित्य हंसते हुए उसके पास आया, बेड पर बैठ गया और करीब झुककर बोला, तो अब से करूंगा, क्योंकि तुम्हें छेड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पंखुड़ी की सांसें तेज हो गईं। उसने नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देखा और फिर झट से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आदित्य ने आगे बढ़कर उसके कानों में फुसफुसाया, वैसे तुम जब शर्मा कर लाल हो जाती हो ना, तो मुझसे अपने ऊपर काबू नहीं रखा जाता। पंखुड़ी का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसके हाथ कांपते हुए तकिए पर कस गए। कमरे की हवा में अब सिर्फ उनके बीच की नज़दीकियां और अनकहे एहसास गूंज रहे थे। फिर आदित्य ने हल्की सी तिरछी स्माइल के साथ पंखुड़ी को देखा और मजाक में बोला, अरे बाथरूम में कपड़े थोड़ी पहनते हैं, और वैसे भी तुम तो मुझे कई बार ऐसे देख चुकी हो, अब तो आदत हो जानी चाहिए। पंखुड़ी का चेहरा शर्म से और भी लाल हो गया। उसने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, नहीं, मेरी आदत है शर्माने की, और मैं हमेशा शर्माऊंगी। उसकी मासूमियत पर आदित्य अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो जोर से हंस पड़ा और आंखों से ही उसे चिढ़ाने लगा। पंखुड़ी ने तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंकने की कोशिश की, मगर आदित्य झटके से पीछे हट गया। अरे अरे, अब मारपीट भी शुरू कर दी क्या? उसने हंसते हुए कहा। फिर मजाक से सिर हिलाते हुए वो अपने ड्रेसिंग रूम में चला गया। पंखुड़ी ने गहरी सांस ली और खुद से ही बड़बड़ाई, ये डेविल कभी नहीं बदल सकता। कुछ ही देर बाद आदित्य वापस बाहर आया। अब वो हल्के नीले रंग की शर्ट, डार्क पैंट और हाथ में जैकेट लिए था। बालों को तौलिए से झटककर उसने थोड़ा सा सेट किया था। चलते चलते उसने कॉलर की बटन बंद की और अपनी कलाई पर घड़ी पहन ली। पंखुड़ी बेड पर बैठी थी और उसकी नज़रें अनजाने में आदित्य पर टिक गईं। वो हर बार की तरह बेहद स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। उसे देख उसकी आंखों में अजीब सा अपनापन और गर्व झलक गया। आदित्य ने उसकी निगाहें पकड़ लीं। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम्हें कुछ कहना है ना? उसकी आवाज़ में गहराई और आत्मविश्वास था। कल रात से देख रहा हूं, तुम बार बार कुछ सोचती हो लेकिन बोल नहीं पा रही। पंखुड़ी हड़बड़ा गई। उसकी आंखें फैल गईं और उसने सोचा, ये कैसे पढ़ लेता है मेरे दिल की बातें? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। वो नज़रें झुका लीं और धीरे धीरे अपने दुपट्टे का किनारा मरोड़ने लगी। आदित्य ने उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए उसका चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया। पंखुड़ी, तुम ये मत भूलो कि अब तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे दिल में जो भी है वो मुझसे छुपाकर रखने की ज़रूरत नहीं। चाहे छोटी सी बात हो या कोई बड़ी, मैं हमेशा सुनना चाहूँगा। पंखुड़ी की आंखें नम हो गईं। उसकी पलकों पर हल्की नमी थी, मगर होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान भी। उसने धीमे स्वर में कहा, पता है मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ, पर हर बार डर लगता है कि कहीं मेरी बातें तुम्हें छोटी या बेवकूफ़ी सी न लगें। आदित्य ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और बोला, तुम्हारी हर बात मेरे लिए सबसे अहम है, चाहे वो बेवकूफ़ी ही क्यों न लगे, पर वो तुम्हारे दिल से निकली है, और तुम्हारा दिल मेरे लिए पूरी दुनिया से भी ज़्यादा कीमती है। पंखुड़ी ने उसकी आंखों में देखा और खुद को रोक ना पाए। उसने धीरे से कहा, तो सुनो, कल रात मायके से लौटते वक्त मेरी आंखों के सामने बार बार वो लम्हा आ रहा था जब पापा ने मेरी विदाई के वक्त मुझे गले लगाया था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं तुम्हारे घर में पूरी तरह अपना न बन पाऊं, कहीं मैं सबकी उम्मीदों पर खरी न उतर पाऊं। आदित्य ने तुरंत उसका चेहरा अपने सीने से लगा लिया और बोला, बस अब और कुछ मत कहना। तुम जैसी हो वैसी ही बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम्हें किसी को बदलकर दिखाने की ज़रूरत नहीं। ये घर, ये परिवार और मैं, सब तुम्हें वैसे ही चाहते हैं जैसी तुम हो। पंखुड़ी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू डर या घबराहट के नहीं, बल्कि सुकून और प्यार के थे। आदित्य ने उसके आंसू पोंछे और धीरे से उसके माथे पर एक किस रख दी। अब हमेशा याद रखना, तुम्हारे और मेरे बीच कोई दीवार नहीं होगी। तुम जो महसूस करोगी वो मैं सुनूंगा, और जो मैं महसूस करूंगा वो तुम जानोगी। पंखुड़ी ने हल्की मुस्कान दी और उसकी बाहों में सिमट गई। उस पल दोनों ने बिना कुछ और कहे बस एक दूसरे की धड़कनों में अपनी दुनिया ढूंढ ली।
आदित्य की नज़र अचानक ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। वहाँ एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था, लाल रंग के रिबन से खूबसूरती से बंधा हुआ। उसने मुस्कुराते हुए बॉक्स उठाया और पंखुड़ी की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए, उसकी आवाज़ में प्यार और सरप्राइज दोनों झलक रहे थे। पंखुड़ी की आंखें चमक उठीं। वो थोड़ी हैरानी से बोली, मेरे लिए? कब रखा तुमने ये? आदित्य ने हंसते हुए कहा, कब रखा ये मत पूछो, बस इतना समझ लो कि तुम्हारी हर धड़कन मेरी नज़र से छुप नहीं सकती। पंखुड़ी का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसने उत्सुकता से गिफ्ट बॉक्स खोला और जैसे ही अंदर देखा, उसकी आंखें हैरानी से भर आईं। अंदर एक बेहद खूबसूरत प्लैटिनम का नेकलेस था। उसके बीच में जड़ा हुआ ब्लू डायमंड हल्की रोशनी में चमक रहा था, और डायमंड के बीच में दिल के शेप में बड़ी नफासत से लिखा था, अदिल पी। पंखुड़ी की आंखें नम हो गईं। उसने कांपते होंठों से धीरे से कहा, थैंक यू। उसने उस नेकलेस को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया, जैसे ये सिर्फ गहना नहीं बल्कि आदित्य के दिल का टुकड़ा हो। आदित्य ने उसका हाथ थामा और उसे धीरे से खड़ा किया। वो उसके पीछे आकर खड़ा हुआ, उसके बालों को हल्के से साइड किया। पंखुड़ी की गर्दन और कंधे खुले हो गए। ठंडी हवा ने उसकी रूह को छू लिया। फिर आदित्य ने बड़ी नफासत और प्यार से उसके गले में वो नेकलेस पहना दिया। जैसे ही उसकी ठंडी उंगलियां पंखुड़ी की नाजुक पीठ से छुईं, पंखुड़ी का पूरा बदन सिहर उठा। उसने आंखें बंद कर लीं और उस पल को महसूस करने लगी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और शर्म की परछाई दोनों एक साथ थे। आदित्य ने उसकी बंद आंखों को देखा और उसके गाल पर हल्के से अपने होंठ रख दिए। पंखुड़ी हल्के से चौंकी। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसकी सांसें तेज और भारी होने लगीं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपने हाथ उसकी कमर तक ले गए। उसकी उंगलियां उसकी नरमी को सहलाने लगीं। पंखुड़ी का पूरा बदन कांप उठा। उसकी सांसों की लय बिगड़ गई और वो हकलाते हुए बोली, आदित्य, ये क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आदित्य ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, तुम्हारी हर बात मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारी ये धड़कनें, ये सांसें, ये भी तो बहुत कुछ कह रही हैं। पंखुड़ी ने उसकी बाहें पकड़ लीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों में अब प्यार और शर्म का मिला जुला सागर था। वो हिम्मत जुटाकर बोली, प्लीज़, पहले मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहो करो। कमरे में खामोशी छा गई। हवा में सिर्फ पंखुड़ी की तेज सांसों और आदित्य की नज़दीकियों की गर्मी घुली हुई थी। आदित्य ने पंखुड़ी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और उसके कानों के पास झुकते हुए धीमे स्वर में फुसफुसाया, तो कहो ना, इसी तरह, मुझे तुम्हारी हर धड़कन सुननी है। उसकी गर्म सांसें जैसे ही पंखुड़ी के कानों को छूती हैं, उसका पूरा बदन कांप उठता है। उसके होंठ कांप रहे थे। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मानो आदित्य उन्हें सुन सकता था। पंखुड़ी ने घबराकर सिर हिलाया और धीमे स्वर में बोली, नहीं, ऐसे में नहीं कह सकती। आदित्य हल्की सी हंसी हंस दिया। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। ठीक है, जब हिम्मत जुटा लो तब बता देना। वैसे मुझे तुम्हें तंग करना बहुत अच्छा लगता है। वो पीछे हट गया और आराम से अपनी जैकेट उठाकर पहनने लगा। पंखुड़ी ने सोचा शायद वो उसकी बात भूल गया, लेकिन उसका दिल कह रहा था, अगर अब नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगी। जैसे ही आदित्य ने जैकेट के बटन बंद करने शुरू किए, अचानक पंखुड़ी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ हल्की थी मगर आंखों में गहरी हिम्मत थी। आदित्य, उसने रुक रुक कर कहा, मुझे तुमसे सच में बहुत ज़रूरी बात करनी है। आदित्य ठहर गया। उसकी नज़रें पंखुड़ी की आंखों में जा अटकीं। वहाँ डर भी था, हिचक भी थी और साथ ही बेइंतहा प्यार भी। उसने मुस्कुराकर धीरे से कहा, तो कहो, मैं सुनने के लिए ही तो यहाँ हूँ। पंखुड़ी की सांसें तेज होने लगीं। उसने दुपट्टे का कोना कसकर पकड़ा और होंठ भींच लिए। दिल कह रहा था सब कह दो, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी रही। आदित्य और भी करीब आ गया। उसकी गहरी नज़रें जैसे पंखुड़ी की रूह तक पहुंच रही थीं। पंखुड़ी, उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, जो भी कहना है अभी कह दो। तुम्हारी बात मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई होगी। पंखुड़ी की पलकों पर नमी तैरने लगी। उसकी आंखें भर आईं। वो कांपते स्वर में बोली, आदित्य, मैं तुमसे। उसके शब्द जैसे ही होंठों से निकले, तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा ठक ठक की आवाज़ के साथ खुला। दोनों चौंक गए। एक नौकर अंदर आया और बोला, साहब, मम्मी जी आपको बुला रही हैं। तुरंत आदित्य ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। पंखुड़ी ने झट से अपनी नज़रें झुका लीं। उसका दिल जो अभी तक सब कह देने की कगार पर था, फिर अधूरा रह गया। ने हल्के से उसके गाल पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दिया। लगता है तुम्हारी ये ज़रूरी बात अभी थोड़ी और इंतज़ार कराएगी। पंखुड़ी का दिल कसक उठा। उसने सोचा, कब कह पाऊंगी मैं अपने दिल की असली सच्चाई। और अब सवाल दोस्तों, क्या पंखुड़ी आखिरकार अपने दिल की सच्चाई आदित्य को बता पाएगी?
या फिर हर बार की तरह किस्मत बीच में आ जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल दिल के नेक्स्ट चैप्टर में। हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स दिल, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका हर एक लाइक और कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है ताकि मैं आपके लिए अगला चैप्टर और भी जल्दी और दिल से लिख पाऊँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द द क्रूल बिलियनेयर लव यू सेम गर्ल दिल के नए चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए इस कहानी से। बाय बाय, टेक केयर वन। धड़कनों की गूंज है, आंखों में एक नूर है, रास्ते मिल जाए जब तू मेरे दूर है। जब तेरी यादों से तन्हा मेरी रात हो, सांस रुक जाए तो पीछे से तुम्हें पुकारूं। खुद को बहकाऊं, नैन बिछाऊं, मेरे तो दिन छोटे पड़ गए। प्यार में हम